जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 29 मार्च और 28 मार्च तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो ग्रो ऐप और इंड मनी ऐप के पोर्टफोलियोज़ में आपको दिखाऊंगा। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने एफ आई आई डी आई के डेटा की। तो आप देख सकते हैं कल एफ आई आई ने 4,352 करोड़ की सेलिंग करी है। तो फॉर अ चेंज बहुत दिनों बाद उन्होंने सेलिंग करी है और हमारे डीआई ने उसका उलट 7,646 रुपये की बाइंग करी है। अब नेट अगर आप देखा जाए तो ये तो बाइंग ही हो रही है, फिर मार्केट गिरा कैसे अगेन जो हमारे रिटेलर्स हैं उनकी तरफ से ज़्यादा सेलिंग हो रही है। तो आई थिंक महीना क्लोज हो गया है, होपफुली अब अप्रैल से चीज़ें सॉर्ट आउट होंगे और रिटेलर्स का बाइंग इंटरेस्ट वापस आएगा। और फिलहाल रिटेलर्स ने मार्केट को गिराने की पूरी कोशिश करी है पिछले कुछ दिनों में। अब उसकी वजह टैक्स हार्वेस्टिंग हो सकता है या क्या वजह हो सकती है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो सकता है। जो भी वजह थी उसकी वजह से काफ़ी सेलिंग रिटेलर्स की तरफ से देखने को मिली। और जो तीसरा हाथी है मार्केट का, वो एक साथ मिलकर जब एक जैसे काम करने लगता है तो वो भी मार्केट को हिलाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि वो चीज़ें बट जाती हैं कि आधों ने ये कर दिया, आधों ने वो कर दिया, तो इतना इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन पिछले कुछ एक हफ्ते में ऐसा देखने को मिला है कि बायर्स जनरली सेलर, बायर कह रहा हूँ, रिटेलर जनरली सेलर्स ही थे। तो उन्होंने, क्योंकि वो जब एक साथ सेलिंग पर उतर आया तो फिर उन्होंने भी अपनी अपनी तरफ से भी मार्केट को हिला दिया एक दिशा में। तो उसकी वजह से कल मार्केट गिरी भी थी। आई थिंक बहुत ज़्यादा इसमें अब चेंज होने वाला नहीं है। एफ आई आई अब नेट बायर्स ही नज़र आ रहे हैं और आई थिंक आने वाले दिनों में वो बाइंग ही करते हुए नज़र आएंगे। और डी आई आई जो है वो भी अब हल्की फुल्की बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे। जैसा कि उनका मूव डिपेंड करेगा कि एफ आई कैसा खेल रहे हैं। अगर एफ आई बाइंग कर रहे हैं तो वो थोड़ा सेलिंग भी करते हैं, बीच बीच में बाइंग भी करते हैं। जो डी आई आई थोड़ा अलग ही खेलते हैं। अब आ जाते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी काफ़ी सारी जो एस आई पीज कल कटी हैं तो वो अभी तक ऐड ऑन नहीं हुई होंगी मेरे पोर्टफोलियो में। लेकिन आप देख सकते हैं कि 2,05,000 रुपये की वैल्यू इन्वेस्टेड है और 2,07,000 का मेरी करंट पोर्टफोलियो वैल्यू है। लगभग 1,039, 1,300 रुपये के लगभग मुनाफा है। 1,400 पकड़ लो, 0.68% का प्रॉफिट है। 75,900 रुपये की एस आई पी मेरी कट चुकी है इस महीने लगी हुई, जिसमें 73,200 की एस आई पी कम्प्लीट हो चुकी है। तो आई थिंक मेरी एस आई पी जो है वो कंप्लीट हो गई है काफ़ी हद तक। जो थोड़ा बहुत बची हुई हैं अब, वो बची हुई हैं अब 2-2,500 रुपये की। आई थिंक वो 31 मार्च की हैं, वो 1 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएंगी। तो आइए आपको दिखाते हैं अपने म्यूचुअल फंड की क्या स्थिति है। तो आप देख सकते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है मेरे पास, जिसका कल 215 रुपये का नुकसान हुआ है। 0.83% के ओवरऑल गेन में है ये म्यूचुअल फंड। आईसीआईसी प्रूडेंशियल में कल 69 रुपीज़ का नुकसान हुआ है, नोशनल गेन, नोशनल लॉस, और 2.86% के गेन में है ये म्यूचुअल फंड। और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में 148 रुपीज़ का गेन नुकसान हुआ है और 2.56% के गेन में है ये म्यूचुअल फंड। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू ने कोई नफ़ा कोई नुकसान नहीं दिया है कल, और वो 1.14% के गेन में है। और टाटा गोल्ड, कल ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है गोल्ड में। 75 रुपये का मुनाफा हुआ है कल, और अब 3 पॉइंट लगभग 3.25% के गेन में पहुंच गया है ये वाला म्यूचुअल फंड। तो गोल्ड में लगातार बढ़ोतरी जारी है। और कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम, जिसमें कल 15 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, ये 0.93% के लॉस में है ये वाला म्यूचुअल फंड। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, जिसमें 5 रुपये का कल नुकसान हुआ है, 1.14% के नुकसान पे है। बंधन कोर इक्विटी, 18 रुपये का कल नोशनल लॉस हुआ है, 1.62% के गेन में है ये वाला मिड कैप का म्यूचुअल फंड। तो मिड कैप में जो सबसे अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है यहाँ पे बंधन कोर इक्विटी में देखने को मिल रही है। जनरली बंधन के मिड कैप फंड बहुत लोगों के पास नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि मैं तो थोड़ा 5-5 6-6 फंड लेके रखता हूँ मिड कैप और स्मॉल कैप के, तो आप देखोगे कि बंधन कोर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है मिड कैप स्पेस में। फिर निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, जिसमें 7 रुपये का मुनाफा हुआ है कल और लगभग 1% के मुनाफे में है। तो निप्पॉन का भी मिड कैप फंड है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर इन्वेस्को इंडिया मिड कैप है, इसमें भी 6 रुपये का कल नोशनल गेन हुआ है, ये भी लगभग 1% के मुनाफे में है। तो बंधन, निप्पॉन और इन्वेस्को मिड कैप करके ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मिड कैप स्पेस के ये फंड्स हैं। एडलवेज मिड कैप, ये 13 रुपये का इसने कल नोशनल लॉस दिया है, ये भी 0.8% के मुनाफे में है।
इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, इसने कल 2 रुपये का नोशनल लॉस दिया है और ये 0.76% के मुनाफे में है। एच डी एफ सी मिड कैप, इसने 17 रुपये का लॉस दिया है, 0.36% के गेन में है। एडलवेज स्मॉल कैप 3.2 का गेन दिया है, 1.4% के नुकसान में है। कोटक स्मॉल कैप 9 रुपये 6 पैसे का गेन दिया है और 1.49% के नुकसान में है ये म्यूचुअल फंड। बैंक ऑफ इंडिया 15 रुपये का लॉस दिया है, 1.59% के नुकसान में है। मोतीलाल ओसवाल द बिगेस्ट लूज़र, 41 रुपीज़ का लॉस दिया और 2% के नुकसान में है ये म्यूचुअल फंड। मिड कैप से इसमें बिगेस्ट है। जेएम फ्लेक्सी कैप ने भी 16 रुपये का नुकसान दिया है, 2.27% के लॉस में है ये म्यूचुअल फंड। एच एस बी सी स्मॉल कैप 19% का नुकसान दिया, 19 रुपीज़ का लॉस दिया है कल और 2.36% के लॉस में है एच एस बी सी स्मॉल कैप। कैनरा रुपये को स्मॉल कैप 12 रुपये का नुकसान दिया, 2.97% के नुकसान में है। एस बी आई स्मॉल कैप 3 रुपये का नुकसान दिया है कल और 0.5% के नुकसान में है। टाटा स्मॉल कैप 45 रुपये का नोशनल लॉस दिया है कल, 0.69% के नुकसान में है ये वाला म्यूचुअल फंड। तो ये सब मिल मिला के कल जो है मुझे इस पोर्टफोलियो में 555 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 0.27%। पोर्टफोलियो अभी भी पॉजिटिव में बना हुआ है। और जो मेरी एस आई पीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी एस आई पीज़ लगातार चल रही हैं और जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी एस आई पीज़ आपको लगातार दिखाता रहूँगा। तो 31 मार्च को हमारी तो छुट्टी है, लेकिन एस आई पी लगी हुई है दोस्तों। तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप की एस आई पी कटेगी उस दिन। आई सी आई सी प्रूडेंशियल ब्लू चिप की भी एस आई पी कटेगी और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की भी एस आई पी उस दिन कटने वाली है। तो ये 3 एस आई पीज़ मेरी कटने वाली हैं मंडे को। हालांकि इसकी जो एन ए वी मुझे मिलेगी वो मंगलवार की मिलेगी, क्योंकि मंडे को छुट्टी है। तो जिस दिन छुट्टी होती है उसके अगले दिन की एन ए वी मिलती है, लेकिन क्योंकि एस आई पी लगी हुई है उस दिन की, तो एस आई पी उसी दिन कट जाएगी। बैंक से पैसा भी डिडक्ट हो जाएगा। इट्स जस्ट कि एन ए वी उसके अगले दिन की मिलेगी, क्योंकि बाज़ार बंद है। तो ये तो स्थिति है मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। अब आ जाते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। उसकी क्या स्थिति रही है कल, एक बार देख लेते हैं। कल 8,158 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है और टोटल रिटर्न जो है -2,46,000 बने हुए हैं। इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है और करंट वैल्यू लगभग 25 लाख है। आइए इधर देखते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने कल पॉजिटिव गेन दिया है या नेगेटिव गेन दिया है, पता चल जाएगा। जिसने पॉजिटिव दिया है वो ऊपर आएंगे और कुछ हैं जिन्होंने पॉजिटिव दिया है। एच डी एफ सी डिफेंस फंड ने 74 रुपये का गेन दिया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ने भी 107 रुपये का गेन दिया है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 41 रुपीज़ का गेन दिया है। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने 10 रुपये का गेन दिया है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 45 आदित्य बिरला सन लाइफ पी एस यू नो प्रॉफिट नो लॉस। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप ने 49 रुपये का नोशनल लॉस दिया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 134 रुपये का नोशनल लॉस। एच डी एफ सी लार्ज कैप फंड ने 183 रुपये का नोशनल लॉस। इन्वेस्को इंडिया पी एस यू ने 112 रुपये का नोशनल लॉस। निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा ने 8 रुपये का नोशनल लॉस दिया है। कैनरा रोबेको ने 84 रुपीज़ का। एडलवेज मिड कैप 255, कोटक एमर्जिंग 96, आई सी आई सी प्रूडेंशियल 63, एच एस बी सी लार्ज एंड मिड कैप 433, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 255, एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटी 279, कॉन्ट मिड कैप 430, बंधन कोर इक्विटी 159, एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड 589, मोतीलाल ओसवाल बी एस सी एन एन 146, बंधन स्मॉल कैप 398, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 175, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 1000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1500, कॉन्ट स्मॉल कैप 1200, पराग पारिक 306, टाटा स्मॉल कैप 384। और पराग पारिक में इतनी गिरावट का नती आई थिंक, एक तो मार्केट हमारी गिरी, ऊपर से यूएस मार्केट में शायद भारी गिरावट हुई है, उसकी वजह भी पराग पारिक के गिरने का कारण है, क्योंकि यूएस का भी एक्सपोजर है पराग पारिक के अंदर। तो ये सब मिल मिला के 8,158 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। 14% के 8% के 8.97 के लॉस में है अभी भी ये पोर्टफोलियो। ये दोस्तों, आप कई लोग जो मेरे से बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भैया हमारा पोर्टफोलियो तो रिकवर हो रहा है, हमारा 5% के अंदर आ गया, आपका वाला स्लो रिकवर क्यों हो रहा है। दोस्तों इसकी वजह ये है कि आप जनरली आप लोगों के पास एक ही पोर्टफोलियो है और उसी में आप लोग लगातार बाइंग कर रहे हैं। मैंने इस पोर्टफोलियो में लास्ट ईयर आई थिंक दिसंबर के बाद से इसमें बाइंग करनी बंद कर दी थी, क्योंकि मैंने इंड मनी ऐप में बाइंग शुरू कर दी थी। तो वहाँ पे लो वैल्यू पे मैं माल खरीदता चला गया। अब देखो वो पोर्टफोलियो प्रॉफिट में आ गया है और ये वाला नहीं आ पाया, क्योंकि इसमें लोअर एवरेजिंग हुई नहीं, ये सिर्फ हाई हाई पे ही खरीदता हुआ पोर्टफोलियो है। तो अगर उस पैसे को इधर इन्वेस्ट कर दिया जाता
तो ये पोर्टफोलियो भी में भी अभी आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आ रखी होती, ये पोर्टफोलियो भी आपको आराम से अभी 5% के लॉस पे ही नज़र आता। तो आई थिंक ये वजह है। और बाकी दोनों पोर्टफोलियो मेरे ही हैं, मैं तो दोनों को कंबाइन करके ही देखूंगा। तो इन्वेस्टेड वैल्यू जैसे 27,45,000 इधर है, और उधर इन्वेस्टेड वैल्यू जो है 2,05,000 है। तो 2 लाख इधर और 27 लाख है, तो लगभग 29,55,000 की जो है इन्वेस्टेड वैल्यू है। और करंट वैल्यू इधर 25 लाख है, इधर हाँ, तो 27 लाख की मेरी करंट वैल्यू हो गई, और लगभग 29,55,000 की इन्वेस्टेड वैल्यू हो गई। तो इसके जो भी रिटर्न नफ़ा नुकसान बनेगा वो आप निकाल सकते हैं कि कितना मेरा पोर्टफोलियो इस वक्त नुकसान में है। और अब आगे की स्थिति दोस्तों ऐसी बन रही है कि आने वाले हफ्ते में जो ट्रम्प का जो टैरिफ का पचड़ा है, जो उसने सास बहू का खेल चालू कर रखा है हमारी ट्रम्प साहब ने, वो ख़त्म हो जाएगा। 2 अप्रैल तक साफ़ हो जाएगा किस पे कितना टैरिफ लगना है। इंडिया पे भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हालांकि मैंने एक न्यूज़ में सुना था कि यूएस के ऑफिशियल्स इंडिया आए हुए हैं, वो इंडिया को बाकी कंट्री से थोड़ा अलग ट्रीट कर रहे हैं, और कितना लगाना है टैरिफ उसके लिए डिस्कशन करने के लिए जो यूएस के ऑफिशियल्स हैं वो इंडिया में आए हुए हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है, आई थिंक डिपेंडिंग के इस इस जगह पर वो चाइना को काउंटर करने के लिए किस इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे, वो उनका एक अलग पॉलिटिकल खेल है। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल इंडिया पे कोई ओपनली टैरिफ अनाउंस नहीं हुए। हालांकि जो टैरिफ अनाउंस हुए हैं उसका इम्पैक्ट कुछ इंडियन कंपनीज पे आ चुका है, जैसे कि टाटा मोटर्स है, तो वो अलग चीज़ है। बाकी पिक्चर पूरी तरह क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे 9 या 10 अप्रैल से, और वो नतीजे ही ड्राइव करेंगे फिर मार्केट को। ठीक है, देखो कितने बड़े बड़े एक्सपर्ट मार्केट में बैठे हैं, कितने बड़े बड़े एनालिस्ट मार्केट में बैठे हैं, लेकिन इस वक्त निफ्टी जो है 21,900 से उठकर 23,500 तक आ गया है। लेकिन एक भी एनालिस्ट ऐसा नहीं होगा जो कॉन्फिडेंटली आपको ये बोल दे कि बॉटम बन चुका है या मार्केट अभी और नीचे जाएगी। तो जब आप इतना कन्फ्यूजन उन धुरंधरों के विचारधारा में भी देख सकते हो, तो फिर आपको लगता है कि किसी को ये पता होगा कि मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगी। आज भी कोई कॉन्फिडेंटली ये बोलने को राज़ी नहीं है कि ये बॉटम बन चुका है। ठीक है, तो इससे ये बात पता चलती है कि बड़े बड़े जो एक्सपर्ट भी मार्केट में बैठे होते हैं ना, वो भी बस एक एक व्यू पे चल रहे होते हैं। अगर सब खरीद रहे होते हैं तो अच्छा व्यू बन जाता है, सब बेच रहे होते हैं तो बुरा व्यू बन जाता है। इस वक्त तक भी कोई कॉन्फिडेंटली ये नहीं बोल पा रहा है कि बॉटम बन चुका है, 21,900 का बॉटम है और इससे मार्केट नीचे नहीं जाएगी। सबको पता है कि अगर उनकी बात गलत साबित हो गई तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बेइज्जती बहुत होगी। अब मैं तो छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, मेरी इतनी बेइज्जती करते हैं लोग, बड़े वालों की तो तुम सोचो उनकी तो कितनी बेइज्जती करेंगे उनके कमेंट सेक्शन में जाके। तो यही वजह है कि किसी को भी नहीं पता होता मार्केट का बॉटम कब बनेगा। हाँ, जब ये कॉन्फिडेंटली 25,000 के ऊपर या 24,500 25,000 के आसपास निफ्टी निकल जाएगा, तब आप देखोगे कि लोग कॉन्फिडेंटली कहना शुरू कर देंगे हाँ हाँ बॉटम तो वही था 21,900। लेकिन अभी भी अगर आप किसी से पूछोगे क्या बॉटम बन गया, अभी भी लोग कहेंगे नहीं नहीं भैया अभी तो नतीजे आने बाकी हैं अप्रैल में। पता चला गंदे नतीजे आ गए, बहुत बुरे नतीजे आ गए, और मार्केट ने फिर से एक डाइव मार दी। तो ये एक गुड इनफ एविडेंस है कि किसी को नहीं पता होता मार्केट कहाँ जाएगा। तो अपनी बुद्धि से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सोच समझ के ही इन्वेस्ट करें, और लगातार अपनी एसआईपीज़ चलाते रहें। मार्केट अभी भी अपने हाई से काफ़ी नीचे है, 26,300 का लगभग हमने हाई देखा था, अभी 23,500 पे मार्केट है। तो अगर आप अपनी एसआईपीज़ इस वक्त भी डबल कर देते हैं तो आप बहुत सस्ते में खरीद रहे हैं, ये बात समझिए। बाकी एक बार मार्केट 26,300 क्रॉस कर जाएगा, अपना हाई हाई बना लेगा, मैं भी अपनी नॉर्मल एसआईपीज़ पे वापस आ जाऊंगा 40-45 हज़ार महीने की। तब मैं ये 80,000 रुपये की एसआईपीज़ नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अब हाई बन गया, अब तो सभी सभी डालेंगे। तो जब सब डाल रहे हैं तब अपनी एसआईपीज़ कम कर दो, और जब सब घबराए हुए हैं तब अपनी एसआईपीज़ बढ़ा दो। तो ये मंत्रा तो मैंने अभी सीख लिया है, और मैं इसको आगे भी आपके साथ फॉलो करता रहूँगा, और आपको दिखा भी रहा हूँ कि मैंने तो अपनी एसआईपीज़ डबल कर दी है, और मैं अपनी एसआईपीज़ लगातार आपको दिखाता भी रहता हूँ। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पूरी बनी हुई है एटलीस्ट। मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरह ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि भैया मैं तो ऐसा कर लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, और मैं तो जिस फंड को हाथ लगाता हूँ वहाँ सोना बन जाता है। तो वो सोना लगाने वाले यूट्यूबर तो सब गायब हो गए। वो तो जब तक मार्केट चल रही थी तो ऐसा होता है कि यूट्यूब ना एक बिज़नेस है। ठीक है,
यहाँ पे लोग देखते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है। ठीक है, जब मार्केट बुल रन पे था ना, तब कई यूट्यूबर ने शॉर्ट टर्म के लिए ही, पीरियोडिकली ही ये वीडियोस बनाने शुरू कर दिए शेयर मार्केट से रिलेटेड। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ट्रेंड में चल रहा था, अरे मार्केट ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगाया जा रहा है, तो व्यूज़ भी आते हैं। तो वो लोग देखते हैं यार ये चीज़ ट्रेंड में है तो इस पे वीडियो बना लो। अब जब मार्केट गिरी तो सब गायब हो गए। अब आधे से ज़्यादा यूट्यूबर कोई वीडियो ही नहीं बना रहा है इन चीज़ों पे, क्योंकि गिरती हुई मार्केट में कौन देखना चाहता है। तो आई थिंक ये बात एज अ व्यूअर आप लोगों को भी समझनी चाहिए। उन बरसाती मेंढकों को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, हम तो इन्वेस्टर हैं, यूट्यूबर तो मैं हूँ नहीं, यूट्यूबर जैसी कोई क्वालिटीज़ मेरे अंदर है नहीं। इन्वेस्टर हूँ और आपको इन्वेस्टिंग जर्नी दिखा रहा हूँ। मैं आपको वो वाला पेनफुल पीरियड भी दिखा रहा हूँ जिससे गुजरना पड़ता है एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।